अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग एड्रेसिंग मॉड्स देखेंगे कि एड्रेसिंग मॉड असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, किन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डेटा को एक्सेस किया जा सकता है हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर और फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जा सकती है। हमने इस सीरीज के लास्ट लेक्चर के अंदर दो कॉमनली यूज इंस्ट्रक्शन देखी थी, मूव और ऐड की। उन्हीं के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इन दो इंस्ट्रक्शंस के अंदर डेटा किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। उससे पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू, क्योंकि ये हम लोगों ने आज के पार्ट में यूज करना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं ना कहीं रैम स्पेस के ऊपर डिस्कशन की थी कि 8051 के अंदर टोटल 128 बाइट्स की रैम है और ये रैम ओवरऑल मैप्ड है। इसको डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। टोटल 7 बिट की एड्रेस बनते हैं इसके अंदर, 00 से 7FH तक, या हम कह सकते हैं बिट्स की फॉर्म में 70 से लेके 71 तक। टोटल ये एड्रेस है आपके पास 00 से 7F तक, और इसको डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट 32 बाइट 00 से 1F तक रजिस्टर बैंक के लिए है। इसमें से कुछ पोर्शन स्टैक के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा 16 बाइट 20 से 2F बिट एड्रेसेबल मेमोरी है। इसमें पूरी बाइट के साथ साथ सिंगल बिट्स के ऊपर भी डेटा सेव किया जा सकता है या बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। आज जो चीज रिलेट करेगी हमारे लेक्चर के अंदर वो ये रिमेनिंग वाली 80 बाइट्स हैं, जो कि 30 से 7FH लोकेशन तक के दरमियान होती हैं। इसको स्क्रैच पैड एरिया कहते हैं। अगर हमने अपने कुछ वेरिएबल्स, अपनी वैल्यूज, अपना डेटा सेव करना होता है तो रीड और राइट स्टोरेज अगर रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए हम लोग स्क्रैच पैड रैम या स्क्रैच पैड एरिया यूज करते हैं। एड्रेसिंग मोड की बात करें तो CPU कैन एक्सेस डेटा इन वेरियस वे विच आर कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। As I have told you before, there are different methods. हम लोग डायरेक्टली रजिस्टर से भी डेटा ले सकते हैं, हम लोग मेमोरी के अंदर से डेटा उठा सकते हैं, जिसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ये सारे मेथड जो कि डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, इनको एड्रेसिंग मोड्स कहा जाता है। तो इसके अंदर कुछ एड्रेसिंग मोड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कुछ नए डिस्कस करेंगे। एक एड्रेसिंग मोड होता है जिसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। एक मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये दोनों वो हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली रजिस्टर्स या डेटा को मेंशन करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो 3 मोड्स हैं ये मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है और इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है। तो जो हम लोग यूज करेंगे इमीडिएट और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को डायरेक्टली यूज करने के लिए या रजिस्टर्स के थ्रू यूज करने के लिए। और नेक्स्ट 3 मोड्स मेमोरी में से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से स्टार्ट करेंगे। अगर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात की जाए तो इसके अंदर सोर्स ऑपरेंड मेनली जो है वो एक कांस्टेंट होता है। जो भी डेटा हम लोग हैश साइन के साथ लिख रहे होते हैं वो डेटा कंसीडर होता है। इसको हम लोग इमीडिएट डेटा कह सकते हैं, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हैं। तो ये हैश साइन के साथ डेटा हम लोग इंस्ट्रक्शन के अंदर पहले देख चुके हुए हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। अभी दोबारा देखते हैं कि ये हैश कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा की वैल्यूज को। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रजिस्टर्स के अंदर लोड की जा सकती है, 16 बिट के रजिस्टर्स में भी, 8 बिट के रजिस्टर्स में भी। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा पॉइंटर की बात करें तो वो 16 बिट का रजिस्टर है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम उसमें 16 बिट का डाटा भी पुट कर सकते हैं, या हमने उसके 2 पोर्शंस DPL और DPH, डेटा पॉइंटर लो बाइट रजिस्टर, डेटा पॉइंटर हाई बाइट रजिस्टर, इनको इंडिविजुअली भी एक्सेस करके इनमें डाटा प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें तो हमने एक इमीडिएट डाटा लिया, हैश के साथ वैल्यूज लिखी हैं, तो इसका मतलब ये एक इमीडिएट डाटा है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है।
ये कमांड क्या काम करेगी, ये इस कांस्टेंट वैल्यू को उठाएगी और इसको अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर सेव कर देगी। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अक्यूमुलेटर को एक वैल्यू के इनिशियलाइज कर दिया जो कि 25H है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमने लिखा #62R4। ये कमांड क्या काम कर रही है, ये 62 वैल्यू को उठा के, लेकिन ये हेक्सा वैल्यू नहीं है, डेसिमल वैल्यू है। अगर हम H लिखते हैं तो इसका मतलब हेक्सा वैल्यू है, अगर हम कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब डेसिमल वैल्यू है। 62 वैल्यू उठाई जा रही है और 62 वैल्यू R4 के अंदर सेव की जा रही है। इस कमांड की एग्जीक्यूशन के बाद R4 रजिस्टर में 62 सेव हो चुका होगा। इसके बाद B रजिस्टर में हमने हेक्सा 40 वैल्यू जो है वो मूव कर दी। डेटा पॉइंटर 16 बिट रजिस्टर है तो हम लोग इसमें डायरेक्टली एक 16 बिट की वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब हेक्सा के 4 डिजिट्स लिखे जा सकते हैं। तो हमने लिखा 4521H, या फिर हम लोग इसको इंडिविजुअली बाइट बाय बाइट भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने ये 16 बिट की वैल्यू डेटा पॉइंटर में मूव करनी थी, तो हमने 21H जो है वो डेटा पॉइंटर लो के अंदर मूव कर दिया और 45 हमने डेटा पॉइंटर की हाई बाइट के अंदर मूव कर दिया। इसके बाद अगर हम लोग डेटा पॉइंटर को एक्सेस करते हैं तो उसमें ये वैल्यू कंबाइन होके 4521H जो है सेव हो चुकी होगी। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपके पास इक्वेट की कमांड की तरह से ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है और इसके अंदर इक्वेट की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बेसिकली इक्वेट का डायरेक्टिव हमने देखा था, ये भी इमीडिएट डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। हमने लिखा काउंट, हमने इक्वेट कीवर्ड यूज किया और उसके बाद कोई वैल्यू उस पे मेंशन कर दी। ये डेसिमल वैल्यू है क्योंकि हमने इसके साथ H नहीं लिखा हुआ, हेक्सा। तो काउंट आपके पास यूजर डिफाइंड कीवर्ड है, ये चेंज भी हो सकता था यहां पर। इसके बाद हम लोग जहां पर भी काउंट का वेरिएबल यूज करेंगे, इसका मतलब काउंट के अंदर जो वैल्यू हमने इक्वेट की है वो यूज की जाएगी, मतलब 30 वैल्यू को लाकर R4 में सेव कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इक्वेट डायरेक्टिव आपके पास इमीडिएट डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, उसको और ज्यादा इजियर बना देता है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हम लोग डिफाइन बाइट की कमांड के बारे में भी बात कर चुके हैं। ये भी एक डायरेक्टिव है। हम db लिखकर इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई वैल्यूज लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये आस्क की वैल्यूज है। अगर हम लिखते हैं डेटा पॉइंटर कॉमा हैश माई डेटा, हमने एक लेबल असाइन किया हुआ है अपनी डिफाइन बाइट की लोकेशन पे। तो बेसिकली इस लेबल की वैल्यू को एक्सेस करने पे होगा क्या, लेबल आपके पास जिस भी मेमोरी लोकेशन के ऊपर वैल्यू स्टार्ट हो रही होती हैं उसको सेव कर रहा होता है। तो इसने डेटा पॉइंटर के अंदर 200H हेक्सा वैल्यू लाके जो है वो स्टोर कर दी हुई है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड 8051 की पोर्ट पे डाटा सेंड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। हमने यहाँ पे लिखा #55H और पोर्ट 1 के ऊपर डाटा मूव कर दिया, तो पोर्ट 1 के ऊपर डायरेक्टली 55H की वैल्यू जो है वो मूव कर चुकी हुई है। इसके बाद जो सेकेंड एड्रेसिंग मोड है वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग मोड है। अगर रजिस्टर्स वैल्यू को होल्ड कर रहे हो या रजिस्टर्स के थ्रू डाटा को रीड या राइट किया जा रहा हो तो ये आपके पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाता है। सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स आपके पास सेम साइज के होने चाहिए, इनका साइज मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे मूव डेटा पॉइंटर कॉमा A, तो ये कमांड एरर देगी। ये एक इनवैलिड कमांड है, इलीगल कमांड है, क्योंकि A रजिस्टर 8 बिट का है और डेटा पॉइंटर जो है वो 16 बिट का है। तो हमने अगर लिखा मूव A R0, ये एक वैलिड कमांड है। R0 में जो भी पड़ा हुआ है वो लाकर A में सेव कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर रजिस्टर यूज किया जा रहा है डाटा को होल्ड करने के लिए, तो इसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। इसी तरह A से वैल्यू उठाई R2 पे मूव कर दी तो ये आपके पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। R5 से वैल्यू उठाई A में मूव कर दी, ऐड करवा दिया ऑपरेशन, तो यहां पर भी रजिस्टर्स के थ्रू ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को फॉलो करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। इसी तरह डाटा पॉइंटर पूरा की पूरा नहीं, लेकिन उसकी अगर लो बाइट उठा के R7 के अंदर मूव कर दी जाए तो ये दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। हमने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करते हुए एक कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म किया है।
मूवमेंट ऑफ डाटा दो रजिस्टर्स के दरमियान परफॉर्म नहीं की जा सकती, मतलब दो आर रजिस्टर्स के दरमियान। मतलब मैं ये नहीं लिख सकता मूव R0, R1, ये आपके पास एक इनवैलिड कमांड होगी। ये 8051 के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें ये फॉलो करनी पड़ेगी अगर हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर असेंबली के थ्रू कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इमीडिएट और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इन दोनों की बात की जाए तो ये वो फर्स्ट टू एड्रेसिंग मोड थे जिनके अंदर ऑपरेंड्स या तो रजिस्टर्स के अंदर पड़े होते हैं, आपका डाटा या तो रजिस्टर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है या इसको इंस्ट्रक्शन के अंदर टैग्ड कर दिया जाता है। तो आपका डाटा या रजिस्टर में होल्ड हो रहा है या इसको इंस्ट्रक्शन के अंदर एज ए कांस्टेंट वैल्यू टैग कर दिया जाए, ये आपके पास इमीडिएट और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के थ्रू अचीव किया जा सकता है। इन मोस्ट प्रोग्राम जो डाटा प्रोसेस करना हो वो कभी कभी मेमोरी में भी एग्जिस्ट करता है, वो रैम की लोकेशंस के ऊपर भी हो सकता है। कुछ लोकेशन हमने डिस्कस की थी जिनको स्क्रैच पैड रैम एरिया कहते हैं, वहां पर भी पड़ा हो सकता है आपका डाटा, या हो सकता है हमें रोम स्पेस के अंदर से डाटा रिक्वायर्ड हो। रोम आपके पास रीड ओनली मेमोरी है, इसमें डाटा राइट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लुकअप टेबल, कुछ वैल्यूज, कुछ कांस्टेंट स्ट्रिंग्स इसके अंदर जरूर सेव करवाई जा सकती हैं। तो जो नेक्स्ट 3 एड्रेसिंग मोड थे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ये मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये हमारे रिमेनिंग पार्ट की डिस्कशन के अंदर कवर किए जाएंगे। अगर हम लोग अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के ऊपर बात करें तो डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बेसिकली रैम के अंदर से डाटा उठाने के लिए होते हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट भी अभी हम लोग शॉर्टली देखेंगे। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड आपके पास रैम के अंदर स्टोर डाटा रीड या राइट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है वो रोम के केस में यूज किया जाता है। तो अगर रैम लोकेशन 30 से 7F के दरमियान है और यहां पर कोई डाटा रीड या राइट करना है तो हमें मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस रिक्वायर्ड होंगे, और इन एड्रेसेस के थ्रू रैम लोकेशन को एक्सेस भी किया जा सकता है, यहां से डाटा राइट भी किया जा सकता है और रीड भी करवाया जा सकता है। तो इस पर पहले डिस्कशन हो चुकी है। टोटल 128 बाइट जो हमारे पास रैम की अवेलेबल हैं। अगर हम लोग लिखते हैं मूव A,4, तो इसके अंदर अब हमने 4 हैश साइन के बगैर रखा है, जिसमें 4 ये इंडिकेट कर रहा है कि 4 रैम लोकेशन पे जो भी डाटा पड़ा है उस डाटा को उठा के लाया जाए और A में कॉपी कर दिया जाए। ये हमने पहले भी बात की थी कि 4 बेसिकली R4 रजिस्टर से लिंक करता है, मेमोरी लोकेशन 4। हम लोग जो भी 4th लोकेशन के ऊपर कॉपी कर रहे हैं या वहां से हम कोई वैल्यू रीड या राइट कर रहे हैं, उस केस में ये डायरेक्टली R4 रजिस्टर के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, जो कि आपके रजिस्टर बैंक 0 के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 40H, तो ये 40H लोकेशन स्क्रैच पैड मेमोरी वाला एरिया है, 30 से 7FH वाला। ये स्क्रैच पैड एरिया से डाटा को लेके आ रहा है और R0 के अंदर कॉपी कर रहा है। इसी तरह से हम डाटा सेव भी करवा सकते हैं लोकेशंस के ऊपर। अब यहां पर अक्यूमुलेटर रजिस्टर से डाटा उठाया जा रहा है और 56H स्क्रैच पैड एरिया के ऊपर सेव करवाया जा रहा है। SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स पे हम ब्रीफली डिस्कशन कर चुके हुए हैं। SFR बेसिकली एक्सेस किए जा सकते हैं नाम के थ्रू, उनके कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जिनके थ्रू उनको यूज किया जा सकता है, या इनको एड्रेसेस के थ्रू भी यूज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक टेबल है जो कि थ्रू आउट शो करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पे हम देख सकते हैं कि अक्यूमुलेटर जो कि A रजिस्टर है, हम इसको A सिंबल से भी यूज कर सकते हैं या इसका एड्रेस 0E0H भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह पोर्ट्स की बात की जाए जो कि इजी टू रिमेंबर है, पोर्ट 0 का एड्रेस 80H होता है। पोर्ट 1 रजिस्टर को अगर एक्सेस करना है तो उसका एड्रेस 90 होता है, गैप्स के साथ है 16 के हेक्सा के अंदर। 80H पोर्ट 0 का है, 90H पोर्ट 1 का है। इसी तरह A0 पोर्ट 2 का एड्रेस है, पोर्ट 2 के रजिस्टर का, और B0 पोर्ट 3 के एड्रेस का रजिस्टर है। इसी तरह यहां पर कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि टाइमर, इंटरप्ट और सीरियल के साथ रिलेट करते हैं, जिनके बारे में भी हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है,
लेकिन ये सारे के सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं, इन पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर हम लोग 55H हैश के साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक वैल्यू है, इमीडिएट वैल्यू, और अगर हम इस इमीडिएट वैल्यू को 0E0H लोकेशन पे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पे मूव किया जा रहा है जो कि एक्चुअल में अक्यूमुलेटर रजिस्टर का एड्रेस है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कमांड सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। हम लोग एड्रेस के थ्रू वैल्यू मूव करें या हम लोग नेम के थ्रू वैल्यू मूव करें, दोनों सेम लोकेशन के ऊपर रैम में अपडेट हो रही होंगी। इसी तरह अगर हम लोग R0 रजिस्टर से वैल्यू उठाकर, हम लोग कोई डाटा नहीं यूज कर रहे, डायरेक्टली रजिस्टर यूज कर रहे हैं, हमने R0 से वैल्यू F0H एड्रेस पे मूव कर दी, ये एड्रेस है क्योंकि इसके साथ हैश का साइन नहीं है, या हम लोग R0 से B पे मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों एक ही एड्रेस को कॉरस्पॉन्ड करती हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट कमांड हैं, दोनों ही आपके पास रैम के अंदर B वाली लोकेशन के ऊपर डाटा को अपडेट कर देंगी। SFR रजिस्टर्स जो हैं वो 80 से FFH के दरमियान जो है एड्रेसेस को होल्ड कर रहे होते हैं। कुछ एड्रेसेस हो सकता है इस रेंज से बाहर भी हो। जो 80 से FFH के दरमियान अनयूज्ड लोकेशन है वो रिजर्व्ड है, वो 8051 प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता। बेसिकली ये वो एडिशनल 128 बाइट लोकेशंस थी जहां पर SFR एग्जिस्ट कर रहे थे। ये एरिया रिजर्व किस लिए है? बेसिकली अगर 8051 के कोई और वर्जन आते, 8052 आता, आगे भी कोई वर्जन आए भी हुए हैं, उनके अंदर क्योंकि पोर्ट्स इंक्रीज कर जाती हैं, टाइमर्स इंक्रीज कर जाते हैं, तो उस केस के अंदर इन रिजर्व एरियाज को फ्यूचर वर्क के लिए रख दिया जाता है कि ये एरिया यूज कर लिया जाए, आर्किटेक्चर में कुछ मेजर चेंज ना करना पड़े। तो ये एक एग्जांपल है। इस स्टेटमेंट्स के अंदर आपको कहा गया है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, राइट कोड टू सेंड 55H जो कि एक वैल्यू है टू पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 यूजिंग देयर नेम एंड देयर एड्रेसेस। अगर हम लोग नाम के थ्रू भेजना चाहते हैं तो हमने ये देखा ये टास्क किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले हमने इमीडिएट वैल्यू 55H जो कि एक वैल्यू है हैश साइन की वजह से, हमने A रजिस्टर के अंदर मूव कर लिया। अब A के अंदर 55H आ चुका हुआ है। अगर हम लिखते हैं मूव P1, A, मूव P2, A, तो ये A की वैल्यू पोर्ट 1 पे भी मूव हो जाएगी, पोर्ट 2 पे भी मूव हो जाएगी। ये हमने यूजिंग नेम परफॉर्म किया। हम अगर पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का एड्रेस यूज कर लेते हैं, जो हमने बात की थी 80 होता है और A0 होता है, तो इनडायरेक्टली ये भी वही काम कर रहा है। ये 55H वैल्यू को ले जाकर पोर्ट 1 की जगह पर और पोर्ट 2 की लोकेशन के ऊपर अपडेट कर रहा है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड रैम की लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके थ्रू SFR को भी एड्रेसेस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और रैम की लोकेशंस भी एड्रेसेस के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। इसके अलावा इसका जो एक इंपॉर्टेंट यूज है वो स्टैक के अंदर आता है। स्टैक आपके पास एक स्पेशल एरिया है जिसके अंदर डाटा पुश किया जा सकता है या जरूरत के वक्त पॉप किया जा सकता है। पुश मतलब सेव, पॉप मतलब लोड। इस केस में अगर हम पुश A लिखेंगे तो ये 8051 के अंदर इनवैलिड है क्योंकि स्टैक की कमांड पुश और पॉप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एड्रेसिंग को फॉलो करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू A रजिस्टर के अंदर पुश करनी है तो हमने लिखा पुश 0E0H। ये बेसिकली A की वैल्यू उठाएगा और उसको स्टैक में पुश कर देगा, इसका बैकअप बना देगा। और इसी तरह से जब हम पॉप भी करवाना चाहते हैं तो हमें एड्रेस ही लिखना पड़ेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। कहा गया है शो द कोड टू पुश R5 एंड A onto the stack and then pop them back them into R2 and B registers। फॉर एग्जाम्पल होगा क्या, हमने R5 और A की वैल्यू को एक एक करके पुश करना है। जब रिजल्ट वापस लाया जाएगा तो हम उसको R2 और B के अंदर लाएंगे। तो एक्चुअल में जो भी A के अंदर वैल्यू है वो B में आ जाएगी, जो R5 के अंदर वैल्यू है वो R2 के अंदर आ जाएगी। तो इसकी एग्जांपल हम यहां पे देख सकते हैं। हमने अगर पुश 5 लिखा तो इसका मतलब यह है कि R5 की वैल्यू स्टैक में पुश कर दो। हमने E0 लिखा, इसका मतलब A की वैल्यू स्टैक के अंदर पुश कर दो। इसी तरह हमने B रजिस्टर में वैल्यू पॉप करनी है। बेसिकली स्टैक में जो वैल्यू सबसे आखिर में पुश की जाती है वो सबसे पहले पॉप होती है,
लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हमने लिखा पॉप F0 तो जो भी हमने लास्ट पुश किया था वो वैल्यू पॉप होके F0 में चली जाएगी जो कि बेसिकली B का एड्रेस है। और इसी तरह पॉप 2 लिखा तो जो वैल्यू हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर पुश की थी वो सबसे लास्ट में पॉप होगी, तो R5 की वैल्यू इनडायरेक्टली R2 के अंदर चली जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं उन्हीं रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू आए एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, तो हमें बहुत ध्यान से जिस ऑर्डर के अंदर हमने पुश किया है उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर पॉप करवाना होगा। इसके बाद अगर हम लोग रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड की बात करें तो इसके अंदर भी रैम लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ये मॉड यूज किया जाता है। सिर्फ इसमें फर्क यह है कि इसमें डायरेक्टली एड्रेस नहीं बताया जाता बल्कि एड्रेस को एक रजिस्टर के अंदर प्लेस कर दिया जाता है और बेसिकली ये रजिस्टर उस डेटा के पॉइंटर के तौर पे एक्ट करता है। 8051 के अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में R0 और R1 रजिस्टर यूज किए जा सकते हैं, बाकी रजिस्टर्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में नहीं यूज किए जा सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इन रजिस्टर्स के साथ हमें ऐड द रेट का साइन यूज करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग इनके साथ कोई साइन नहीं यूज कर रहे थे। अगर हम ऐड द रेट का साइन यूज करते हैं तो इसका मतलब जो भी R0 या R1 में पड़ा हुआ है वो कोई डेटा नहीं है, वो एक मेमोरी लोकेशन है जिस पे जाके हमें डेटा एक्सेस करके लाना है। तो इसकी एग्जांपल हम यहां पर देख सकते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन में लिखा है मूव ए कॉमा एट द रेट R0। बेसिकली एट द रेट की वजह से ये R0 की वैल्यू डेटा से एड्रेस में चेंज हो गई है। R0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक एड्रेस के तौर पे एक्ट करेगी। उस रैम एड्रेस पे जाया जाएगा और वैल्यू लाकर ए के अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर सेव कर दी जाएगी। इसी तरह यहां पर दूसरी इंस्ट्रक्शन में बी से वैल्यू उठाई जा रही है, लेकिन ये R1 में नहीं प्लेस की जाएगी। ये R1 के अंदर जो एड्रेस सेव है उस लोकेशन के ऊपर ले जाके वैल्यू को सेव करवा दिया जाएगा। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू अगर हम सेम टास्क परफॉर्म करना चाहें तो प्रोग्राम में क्या डिफरेंस आएगा वो हम यहां पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 55H एक वैल्यू है, इमीडिएट डेटा है, इसको 40H और 41H लोकेशंस के ऊपर मेमोरी लोकेशंस पे मूव करना है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू ये कैसे किया जा सकता है, हम लोग ए पार्ट के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इमीडिएट वैल्यू एक रजिस्टर के अंदर रख ली। अब इस रजिस्टर से वैल्यू उठाई और हमने हैश साइन के बगैर एक एड्रेस लिख दिया। जो भी 55H की वैल्यू ए में पड़ी है या ए में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ये उसको उठाएगा, 40H रैम लोकेशन के ऊपर कॉपी कर देगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसी सेम डेटा को उठा के 41H लोकेशन के ऊपर सेव कर देगा। हम इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से भी परफॉर्म कर सकते थे, जो कि हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं। सबसे पहले इमीडिएट वैल्यू को एक रजिस्टर में रख दिया गया। जो भी एड्रेस है उसको R0 या R1 में से किसी एक रजिस्टर में मूव कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ यही दोनों रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद A से वैल्यू उठाई गई, एट द रेट R0 के साथ यूज किया, तो ये A में पड़ी हुई वैल्यू मतलब 55H को उठाएगा और 40 लोकेशन पे जाके सेव कर देगा। इसके बाद हमने 41 लोकेशन पे डेटा सेव करना है, तो हमने R0 की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, दोबारा से मूव की कमांड यूज की, तो ये A के ऊपर से वैल्यू उठाएगा और अब 41 लोकेशन पे जाकर सेव कर देगा। तो अब यहां पर सवाल ये होता है कि हमने ऊपर ये कम लाइनों में टास्क परफॉर्म कर दिया था, यहां पर इवन हम लोगों ने 3 से 5 लाइन के ऊपर कोड को एक्सीड कर दिया है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। जिस वक्त हम लोग लूप को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट एड्रेसेस को डायनेमिकली हैंडल करना ज्यादा इजियर हो जाता है। हम लोग सिर्फ एक लूप के थ्रू 100 ऑफ लोकेशंस को भी बहुत फ्यूअर लाइन ऑफ कोड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज जिस वक्त लूप डिस्कस किया जाएगा उस वक्त क्लियर होगी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक इजियर वे प्रोवाइड करता है अरेज को या वेक्टर को एक्सेस करने में। अगर हम लोग इनडायरेक्ट मोड की लिमिटेशन की बात करें तो सिर्फ लिमिटेशन ये है कि R0 और R1 ही सिर्फ पॉइंटर्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। R0 और R1 8 बिट वाइड हैं, इसका मतलब ये सिर्फ रैम को ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि 8 बिट का मतलब है 0 से 255 तक, टोटल 256 वैल्यू बनती है 2⁸ की वजह से। तो 0 से 255 तक के एड्रेसेस सिर्फ रैम में ही हैं,
क्योंकि रैम हमारे पास 128 बाइट की है या हम लोग कह सकते हैं 256 बाइट तक की है अगर हम लोग SFR को भी इंक्लूड कर लें। अगर हमें रोम को एक्सेस करना है या हमने इससे बड़ी रैम अटैच कर दी है एक्सटर्नली, तो उस केस के अंदर हम R0 R1 के थ्रू पॉइंटर बेस ऑपरेशन नहीं करवा सकते, हमें डेटा पॉइंटर 16 बिट का रजिस्टर यूज करना पड़ेगा ताकि ज्यादा एड्रेसेस के साथ डील किया जा सके। तो रोम स्पेस को यूज करने के लिए डीबी डायरेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, एक शॉर्ट रिकैप देखते हैं। बेसिकली डीबी डायरेक्टिव के थ्रू रोम लोकेशंस के ऊपर 8 बिट की फॉर्म में डाटा को सेव किया जा सकता है। ये डाटा नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल फॉर्मेट के अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, हेक्स वैल्यूज हो सकती हैं या आस्की फॉर्मेट में डाटा हो सकता है। तो अगर हम लोगों ने एक डाटा सेव किया है 500H लोकेशन के ऊपर और उस डाटा पे हमने लिखा है DB28, तो बेसिकली एक डेसिमल वैल्यू 28 500 लोकेशन के ऊपर जाकर सेव हो गई है। हम ये लेबल रिमूव भी कर सकते हैं डाटा 1 के नाम से। बेसिकली ये डाटा लेबल आपके पास मेमोरी लोकेशंस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, जिसका मतलब डाटा 1 एक्चुअल में 500 लोकेशन के ऊपर सेव हुआ है। इसके बाद हमने 8 बिट का एक बाइनरी नंबर यूज किया, उसको एक लेबल दे दिया डाटा 2 के नाम से। ये एक्चुअल में 501 के ऊपर सेव हो रहा होगा और इसी तरह से हेक्सा वैल्यू 39H 502 के ऊपर सेव हो रही होगी। इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग आस्की वैल्यू डिफाइन करते हैं। हमने और 510H लिख के लोकेशन डिफाइन की कि रैम के ऊपर यह आस्की स्ट्रिंग कहां पर सेव की जाएगी। इसके बाद 2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 510 पे सेव हो जाएगी, 5 की वैल्यू 511 पे, 9 की वैल्यू 512 पे और 1 की वैल्यू 513 पे। इसी तरह से एक स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी के नाम से हमने सेव की, तो ये 518H से ऑनवर्ड लोकेशंस के ऊपर 11 बाइट की फॉर्म में सेव की जाएगी। अब हम देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाएगा एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए हमें इंडेक्स एड्रेसिंग मॉड यूज करना पड़ेगा। इंडेक्स एड्रेसिंग मॉड डाटा एलिमेंट्स जो लुकअप टेबल की फॉर्म में हो, रोम के अंदर लोकेटेड हो, उनको एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है वो मूव सी की इंस्ट्रक्शन है, जिसमें सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोड, मूव फ्रॉम कोड मेमोरी, मतलब रोम के अंदर से डाटा को उठाने के लिए। ये इंस्ट्रक्शन नहीं उठाई जा रही है, ये वो डाटा उठाया जा रहा है जो हमने डीबी के थ्रू वहां पर सेव करवाया है। इस कमांड का फॉर्मेट मूव की बाकी कमांड से थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग इसकी डेस्टिनेशन में एक रजिस्टर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए लिखा हम लोगों ने, हमने कॉमा के बाद @ का साइन यूज किया, जिसका मतलब है ये एक पॉइंटर होगा, लेकिन ये पॉइंटर 8 बिट का नहीं है, इसमें ए रजिस्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है प्लस इसमें डाटा पॉइंटर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये एक बड़ी मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए मूव सी की कमांड यूज की जाती है। इसको भी हम डिटेल में देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाएगा। बेसिकली जो भी ए के अंदर वैल्यू है उसको 16 बिट के डाटा पॉइंटर के रजिस्टर के साथ ऐड किया जाएगा। ये दोनों मिलकर एक 16 बिट का एड्रेस डिफाइन करेंगे। इस 16 बिट के एड्रेस वाली मेमोरी लोकेशन से डाटा को उठा के लाया जाएगा रोम के अंदर से और इसको अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर सेव कर दिया जाएगा, जो कि डेस्टिनेशन के ऊपर लोकेट कर रहा है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टेटमेंट दी गई है, राइट ए प्रॉब्लम टू ट्रांसफर a string of 3 byte from code space starting at address 200H location to general purpose registers, कोई भी रजिस्टर हो सकते हैं R0, R1, R2, and a copy in RAM location starting at 40H. The data is shown below. हमें एक स्ट्रिंग शो करवाई गई है जो हमने बाद में कहीं पर यूज करनी होगी, LCD पे शो करवाने के लिए या सीरियल पे ट्रांसफर करने के लिए। तो सबसे पहले डाटा को डिफाइन बाइट के थ्रू डिफाइन किया जाएगा। वो डिफाइन कैसे होगा, हम लोग पूरा प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ org0h से। उसके बाद एक हमने शॉर्ट जंप यूज की। ये बेसिकली एक जंप की इंस्ट्रक्शन है, अनकंडीशनल जंप, जो बिना कुछ चेक किए हुए जहां पर भी आपने लेबल मेंशन किया हो वहां पर जंप करती रहती है। तो हमने यहाँ पर हेयर के नाम से एक लेबल दिया हुआ था, ये हेयर के लेबल के ऊपर जंप करती रहेगी। आपका प्रोग्राम इस पॉइंट पे आकर स्टॉप हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ये करना, क्योंकि हम लोगों के प्रोग्राम में डिफरेंट पार्टीशंस अगर आ जाएं तो हमें कोड को किसी एक पॉइंट पे रोक के रखना होता है। असेंबली लैंग्वेज आपके पास केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए हम लोग अगर जो लेबल यूज कर रहे हैं
वो किसी और ऑर्डर में भी यूज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑल कैपिटल है, यहाँ पर सेंटेंस केस है, तो अगर केस का डिफरेंस भी आ जाए तो वो उसको रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके बाद और 200H जो कि हमें लोकेशन बताई गई थी, उस लोकेशन का हमने एड्रेस दिया, क्योंकि स्ट्रिंग हम लोग उस पर सेव करवाना चाहते हैं। उससे पहले हो सकता है लोकेशन हम लोग किसी और टास्क के लिए यूज कर रहे हो। 200H लोकेशन पे जाके डिफाइन बाइट कर दी गई, एक लेबल भी दे दिया गया इस डाटा को जो कि ऑप्शनल है, और उसमें स्ट्रिंग सेव कर दी गई M51 के नाम से। ये जो M51 की स्ट्रिंग है, इसमें M 200 लोकेशन पे है, 5 201 लोकेशन पे है और 1 202 लोकेशन के ऊपर सेव हो गया होगा। अब इसका रिमेनिंग पार्ट देखें कि इस डाटा को एक्सेस कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले डाटा पॉइंटर के अंदर एड्रेस सेव कर दिया जाएगा। 200H एड्रेस है इस स्ट्रिंग का, वो सेव कर दिया गया। इधर हम लोग 200H के बजाय माई डाटा भी लिख सकते थे, ये भी सेम टास्क ही परफॉर्म करता। ये लेबल यूज ही यहां पर इस पर्पस के लिए किया गया था। इसके बाद ए में अगर कोई वैल्यू पड़ी है तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि ए ने और डाटा पॉइंटर ने कंबाइन होकर एड्रेस बनाना है। तो हमने लिखा मूव सी, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग को एक्सेस करना है जो कि रोम में कहीं पर सेफ है। ए कॉमा एट द रेट ऑफ ए प्लस डाटा पॉइंटर, ये कमांड करेगी क्या, ये ए की वैल्यू को उठाएगी जो कि क्लियर है, मतलब उसमें 0 पड़ा है। 0 के साथ 200H को ऐड करेगी, बेसिकली रिजल्टेंट वैल्यू 200H ही आ जाएगी। तो बेसिकली 200H लोकेशन के ऊपर ये जाएगी और जो भी वैल्यू पड़ी है, जो कि बेसिकली M पड़ा हुआ है आस्की का, उसको लाकर एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर सेव कर देगी। अब हमें नेक्स्ट स्ट्रिंग का कैरेक्टर उठाना है, तो हम लोग डाटा पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं, ए को दोबारा से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास अब M आके सेव हुआ है आस्की के अंदर। ए को क्लियर करने से पहले हम लोग इसको अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 40H लोकेशन पे मूव करना था, तो हम लोग मूव 40H लिख के कॉमा ए लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम बाकी आप कंप्लीट कर सकते हो। एक दफा हमने डाटा पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर लिया और ए को क्लियर कर दिया, तो इसके बाद हम दोबारा मूव सी की कमांड यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर को पिक करने के लिए दोबारा इंक्रीमेंट डाटा पॉइंटर, क्लियर ए और मूव सी की कमांड। इससे पहले भी जो बात हुई, अगर ये स्ट्रिंग आपके पास 10 कैरेक्टर्स की होती तो हमें क्या 10 टाइम ये इंक्रीमेंट डाटा पॉइंटर और क्लियर ए लिखना पड़ता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली अभी तक हमने लूप डिस्कस नहीं किए। लूप आपके पास एक हेल्पफुल और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जब इन लास्ट वाले मॉड्स को, पॉइंटर वाले मॉड्स को डील करना हो, जो कि हम शॉर्टली नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एड्रेसिंग मॉड्स देखे कि डाटा को किस तरह एक्सेस किया जा सकता है, और इस डाटा को एक्सेस करने के लिए अगर डाटा रैम में पड़ा हो तो क्या चेंजेस आएंगी, और अगर रोम में सेव हो तो क्या चेंजेस आएंगी। तो यहां पर इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।